हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मैथमेटिक्स गुरु। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 1.4 के प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे, जो कि मेरा लास्ट क्वेश्चन है। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। आइए क्वेश्चन को रीड करेंगे। ये देखिए, क्वेश्चन में कह रहा है कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। मतलब कुछ वास्तविक संख्या है जिसका दशमलव प्रसार हमें यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। हमें बताना है कि ये जो हमें संख्या दिया गया है, ये मेरा परिमेय संख्या है या नहीं है। यदि यह परिमेय संख्या है और p बाई क्यू की रूप की है, तो q के आभास गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। हमें बताना है, अगर ये परिमेय संख्या होगा तो हमें q के आभास गुणनखंड के बारे में बताना है। आप q के आभास गुणनखंड के बारे में क्या कह सकते हैं, वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, सर्वप्रथम हमें क्या निकालना है, हमें बताना है कि ये मेरा परिमेय संख्या है या नहीं है। ठीक है, अगर परिमेय संख्या होगा तो हमें इसके q के बारे में बताना है, आभास गुणनखंड के बारे में। ठीक है, q का आभास गुणनखंड क्या होगा ये हमें बताना है। ठीक है जी, तो चलिए स्टूडेंट्स, सर्वप्रथम इस क्वेश्चन को नोट करेंगे अपने नोटबुक में, उसके बाद हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं, उसके बाद हम इसे फर्दर आगे सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, मैंने तीनों पार्टों को नोट कर लिया है। ये मेरा 3 पार्ट है, इन तीनों पार्टों को हमें सॉल्व करना है। ठीक है जी, तो चलिए सर्वप्रथम हम पहले वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये मेरा फर्स्ट पार्ट, इसको हम सॉल्यूशन करेंगे। देखते हैं हमें क्या करना है, हमें बताना है ये परिमेय है या नहीं है। उसके लिए सर्वप्रथम हम क्वेश्चन को यहाँ नोट करेंगे। ये देखिए, ये मेरा क्वेश्चन, इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ये हो जाएगा इतना। ठीक है, अब देखिए हमें बताना है परिमेय है या नहीं है। परिमेय कैसे होगा जी, परिमेय होगा तो हम इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए, परिमेय के लिए हम क्या करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या हिडन है, एक हिडन है। क्योंकि किसी भी संख्या के नीचे एक हिडन रहता है, तो इसके नीचे भी एक हिडन है। ठीक है, अब देखिए, इस दशमलव को जब हम उड़ाएंगे तो इसके बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंक है। तो हम यहाँ पे 9 जीरो लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 जीरो हमने लगा दिया। देखिए, अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दशमलव हट गया, यहां से हट गया, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 22। ये देखिए कितना हो जाएगा, एक कितना जीरो है, 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9। ठीक है, अब देखिए, आप इसे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा हो जाएगा इतना, जो भी दिया गया है उसको हम नोट कर लेंगे। ये मेरा ऊपर वाला है, इसको हम ऐसे ही नोट कर लेंगे। इसमें हमें कुछ भी फेरबदल नहीं करना है, नीचे वाले में करना है। देखिए, ये मेरा क्या हो जाएगा, ये है 10, क्या है 10, और इसके ऊपर कितना हो जाएगा, जीरो, 9 बार, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे। इस जीरो को लेकर भी ये मेरा 9 हुआ है, इसको छोड़ना नहीं, हमने इसको भी लिया है, तब ये मेरा 9 हो गया। देखिए, ये मेरा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। हमने इसको पी बाई क्यू के रूप में लिख दिया है। तो इसी बात को हम यहाँ लिखेंगे, यह क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। तो यह परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि हमने इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया है, जिस कारण से ये मेरा परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है और पी बाई क्यू के फॉर्म में है। तो क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हैं, इस क्यू को आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां जगह नहीं, इधर लिख लेते हैं। देखिए, ये मेरा हो जाएगा कुछ ऐसे, हम इसको लिख सकते हैं। देखिए, ये 10 है, 10 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 गुणा 5, 5 दूना 10 होता है, और 9 लिख देंगे दोनों के ऊपर पावर। ठीक है, देखिए ये मेरा ऐसे हो गया। तो ये क्या हो गया, 2n गुणे 5m का रूप का हो गया। n और m की जगह कोई भी पूर्णांक हो सकता है। देखिए, ये मेरा क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, जो कि मेरा ये पावर है, पावर को ही हम पूर्णांक में रखेंगे। ठीक है, ये मेरा कभी भी माइनस नहीं होगा। ठीक है, हमेशा ये पूर्णांक होगा, प्लस में होगा। ओके, तो ये मेरा क्या हो गया, 2 और 5 के रूप का है। तो ये मेरा हो जाएगा हर। ये क्या है मेरा, ये अंश है और ये मेरा हर है। ये मेरा क्या है, यह परिमेय संख्या है जिसका हर कितना का रूप का है, इतना का रूप का है, इतना है। ठीक है, हमें हर के बारे में बताना था, तो हमने हर के बारे में भी यहाँ पे बता दिया। ये हो गया मेरा फर्स्ट पार्ट का आंसर। चलिए सेकेंड पार्ट को देखते हैं। ये मेरा सेकेंड पार्ट, इसको भी हम देखेंगे। चलिए यहीं पे साइड में हम इसको देख लेते हैं। देखिए, सेकेंड पार्ट को हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे बगल में, चूंकि ये ज्यादा बड़ा नहीं है इसलिए हम यहीं पे इसको सॉल्व कर लेंगे। ये देखिए क्या है, 0.120। देखिए क्या है, 12 पर 1 जीरो, 12 के ऊपर 2 जीरो, 12 के ऊपर 3 जीरो और 12 के ऊपर 4 जीरो, और ये कट भी नहीं रहा है। ऐसे करते करते ये जीरो मेरा बढ़ते जाएगा। पहले 1 जीरो था,
उसके बाद 2 जीरो, उसके बाद 3 जीरो, उसके बाद 4 जीरो, ऐसे करते करते 5 जीरो, 6 जीरो, 7 जीरो आते जाएगा। लेकिन ये कभी भी नहीं कटेगा और ना ही रिपीट कर रहा है। अगर रिपीट करता तो मेरा परिमेय संख्या होता, लेकिन ना तो ये कट रहा है और ना ही रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये मेरा नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रेकरिंग है। ठीक है, इसलिए ये मेरा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, हम यहां लिखेंगे यह एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह ना तो रिपीट कर रहा है और ना ही कट रहा है, जिस कारण से ये मेरा एक अपरिमेय संख्या है। ये हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरा सेकेंड पार्ट का आंसर। ठीक है, अब चलिए थर्ड पार्ट को देखते हैं, जो कि मेरा लास्ट पार्ट है। इसको भी सॉल्व करेंगे ऐसे ही। यहाँ पे नोट करते हैं थर्ड पार्ट को। थर्ड पार्ट में जो भी दिया गया है उसको आप थोड़ा सा देखेंगे अच्छा से। देखिए क्या था हमारा, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और इसके ऊपर मेरा रेकरिंग है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो स्टूडेंट्स जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन के पार्ट में बता रखा है कि जिसके ऊपर भी रेकरिंग होता है वो मेरा क्या होता है, वो मेरा होता है परिमेय संख्या। देखिए इसके ऊपर रेकरिंग है तो ये मेरा परिमेय संख्या है। ऐसे तो हमें पता चल गया ये मेरा परिमेय संख्या है, लेकिन फिर भी हमें बताना है कि पी बाई क्यू के फॉर्म में हो सकता है या नहीं हो सकता है। हमें इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है और क्यू के बारे में हमें कुछ बताना है। तो चलिए पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन। हमें निकालना है पी बाई क्यू के फॉर्म में, इसको लिखना है। ठीक है, और क्यू के बारे में हमें कुछ बताना है। देखिए जैसा कि अपने क्लास 9 में पढ़ा था कि ऐसे जो संख्या रहता था तो उसको हम एक्स मानते थे, तो हम उसी का प्रयोग करके इसको भी सॉल्व करेंगे। यहां भी हम इसको एक्स मानेंगे, लिखेंगे यहां पे माना कि एक्स बराबर, इन सभी को हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, इतना, इसको हम यहां पे नोट करेंगे। ये हमने क्लास 9 में भी पढ़ा है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। यहां से यहां तक कि मेरा रेकरिंग हो जाएगा। ठीक है जी, और ये हो जाएगा मेरा इक्वेशन फर्स्ट। ये मेरा क्लास 9 के अकॉर्डिंग है, ये हमने क्लास 9 में पढ़ रखा है। ठीक है, अगर आपने क्लास 9 को अच्छा से पढ़ा है तो शायद ये आपको याद हो। अगर नहीं याद है तो आप इसको अच्छा से देखिए, ये आपको समझ आ जाएगा। देखिए इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब क्या करना है, यहाँ देखिए इस दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 अंक है। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद 9 अंक है मतलब 9 जीरो हो जाएगा। देखिए जैसा कि यहाँ पे था ये 9 अंक था तो हमने 9 जीरो यहाँ पे लिखा था, उसी तरह यहाँ पे 9 अंक है तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ गुणा करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ कितना से गुणा करेंगे, 1 पे 9 जीरो, क्योंकि यहाँ पे 9 अंक है तो हम 1 के ऊपर 9 जीरो दे देंगे। देखते हैं कितना हो गया, 2 4 6 8 और 1 9, इतना से गुणा करने पे दोनों तरफ हम गुणा करेंगे। चलिए दोनों तरफ गुणा करके यहाँ पे नोट करते हैं। देखिए इधर भी गुणा करना है और इधर भी करना है। तो देखिए हम गुणा करेंगे इसमें इतना से, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 1 पे 9 जीरो, 4 5 6 7 8 और 1 9, और ये हो जाएगा एक्स। हमने इससे गुणा कर लिया इसमें, अब इसी से गुणा करना हमको इधर भी, दोनों तरफ गुणा करना है। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा 43 और 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। स्टूडेंट्स ये देखिए ये मेरा क्या है, रेकरिंग है। तो रेकरिंग का मतलब है कि ये जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये मेरा बार बार रिपीट होगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो इसको कितना बार भी लिख सकते हैं। चलिए एक बार और हम इसको लिख लेते हैं। देखिए हमने इसको 2 बार लिख लिया और इसको हम ऐसे ऐसे कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ये ना तो कट रहा है लेकिन ये रिपीट हो रहा है। तो रिपीट होगा तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये बार बार मेरा दोनों रिपीट हो रहा है। ओके, अब इसको मान लेंगे हम इक्वेशन सेकेंड। चलिए अब देखिए हमें क्या करना है, इस बड़े वाले संख्या में से छोटे वाले को घटा लेना है। देखिए ये क्या है, ये बहुत सारा एक्स है और ये एक एक्स है। ठीक है, तो बहुत सारे एक्स में से हमें घटाना है एक एक्स को। तो चलिए हम इस बहुत सारे एक्स में से घटाएंगे इसको। तो ये मेरा कौन सा समीकरण है, ये मेरा समीकरण 2 है। तो यहां लिखेंगे हम समीकरण 2, इसमें से किसको घटाना है, समीकरण 1 को, तो माइनस लिखेंगे 1 से। देखिए हमने लिख दिया समीकरण 2 में से घटाना है समीकरण 1 को, तो हमने उसको यहाँ पे नोट कर लिया। चलिए इसको घटाते हैं, इसको पहले नोट करेंगे क्योंकि हमें 2 में से घटाना है 1 को, तो पहले हम 2 को नोट करेंगे। कितना जीरो है, 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, और यहाँ पे एक्स है तो एक्स बराबर, इसको हम उतार लेंगे। ये मेरा हो जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 और डैश डैश डैश। यहाँ देखिए हमने जब इसमें जीरो से गुणा किया था 9 जीरो से, तो ये जो मेरा दशमलव था ये 9 अंक के बाद यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये जो मेरा दशमलव है ये 9 अंक के बाद आ जाएगा, इस 9 के बाद। तो यहाँ पे ये 9 के बाद मेरा दशमलव हो जाएगा। यहाँ भी इस दशमलव को लिख लेते हैं, चूंकि यहाँ देखिए जब हमने इसमें गुणा किया तो इतना आ गया, और इसमें हमने गुणा किया इससे, तो ये जो दशमलव है ये 9 अंक के बाद यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम आसानी से कर सकते हैं। क्या करेंगे, यहाँ देख सकते हैं आप, इसको हम घटाएंगे तो इसको यहाँ पे लिखेंगे, तो मेरा समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 को लिखेंगे। समीकरण 1 मेरा क्या है, x बराबर क्या दिया गया है 43 दशमलव, देखिए दशमलव को सामने सामने दशमलव लिखना है। देखिए हमने दशमलव को सामने सामने दशमलव को लिख दिया है। अब क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश डैश डैश। चलिए इसको हम घटाते हैं, इन सभी को घटाएंगे। देखिए ये घटेगा तो क्या हो जाएगा, इतना सारा x में से घटाना है हमें एक x। चलिए दोनों में x है तो हम x को ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए जीरो में से एक घटाना है, नहीं घटेगा तो यहाँ भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, घटेगा तो 9 हो जाएगा। ये भी हो गया 9, ये भी हो गया 9, ये भी हो गया 9। कितना बार 9 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 बार। तो ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक 9 बार 9 हो गया। ठीक है, और ये मेरा x है तो x बराबर देखिए ये हो जाएगा इतना। चलिए यहां तक नोट करते हैं पहले, अब इधर से घटाएंगे। ये हो जाएगा 9 में से 9 घटेगा 0, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, 5 में से 5 गया 0, 4 में से 4 गया 0, 3 में से 3 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 1 में से 1 गया 0 और दशमलव है तो दशमलव। ठीक है, अब देखिए 9 में से घटाएंगे 3 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 में से घटाएंगे 4 तो 4 हो जाएगा, ये मेरा बच गया 7। देखिए ये मेरा इतना प्राप्त हो गया। इसे हमें पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। देखिए अब हम इसे आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा अपना नजर दौड़ाएंगे, ये हो गया कितने बार 9 है, सभी मेरे 9 बार 9 है, नहीं 9 बार है ना, तो ये मेरा 9 बार हो गया। देखिए इस दशमलव के बाद में मेरा 0 है, तो दशमलव के बाद में 0 से हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 0 का कोई भी वैल्यू नहीं होता है दशमलव के बाद। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा 9 9 9 9 9, कितने बार 9 बार। तो हम यहाँ पे 9 बार लिख देंगे, और x है तो x, और बराबर ये मेरा हो जाएगा 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6। देखिए ये वाला 0 है दशमलव के बाद, तो 0 का कोई भी वैल्यू नहीं है, तो इसको आप भूल जाइए। ठीक है, क्योंकि 0 का कोई भी वैल्यू नहीं है, इस कारण से ये देखिए ये मेरा x है तो x यहीं पे रह जाएगा, और बराबर ये है 43 1 2 3 4 5 6 7 4 6 और 22, ये बटा में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो गुणा था इसके अंदर, और यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा, ये भाग में आ जाएगा, मतलब बटा के रूप में। कितने बार 9 है 9 बार, तो हम यहाँ 9 बार लिख देंगे, 2 4 6 और 2 8 1 9। देखिए अब इसको आप आसानी से लिख सकते हैं किस फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में। देखिए ये हो जाएगा ऊपर वाला ऐसे ही रह जाएगा। चलिए इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, ये देखिए ये मेरा 9 है, सभी मेरा कितना है 9 है, कितने बार है 9 बार, तो इसके पावर में हम 9 लगा देंगे। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, देखिए ये मेरा हो गया 9 के पावर 9। लेकिन हम जानते हैं जो रहता है 2n गुणे 5m का रूप का, वो मेरा क्या होता है शांत होता है, लेकिन ये मेरा अशांत है। लेकिन हमें शांत और अशांत नहीं बताना है, ठीक है, ये आप पहले भी जान चुके हैं। हमें बताना है कि ये परिमेय है या नहीं है। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं ये मेरा परिमेय हो गया, क्यों, क्योंकि हमने इसे p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया, p बाई क्यू के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा परिमेय। लिखेंगे यह एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों है, क्योंकि हमने इसे p बाई क्यू के फॉर्म में आसानी से लिख दिया है, जिसका क्यू भी हमें बताना था, p बाई क्यू के रूप में निकाल के हमें q के बारे में बताना था कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया। तो जिसका अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड मीन्स क्या होगा, किसका हर। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड या हर भी हम लिख सकते हैं, या हर कितना है 9 के पावर 9 है, ये हमें बताना था। ठीक है जी, ये मेरा हो गया स्टूडेंट्स इस लास्ट पार्ट का आंसर। ठीक है जी, तो चलिए स्टूडेंट्स ये हो गया मेरा सभी पार्ट का आंसर। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ आया होगा।
तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारे इस चैनल मैथमेटिक्स गुरु को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।